यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो और भी इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पीय प्रश्न का होता है, जिसमें 4 खंड होते हैं। पहला है विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण हैं। जो विभिन्न कीट होते हैं उसमें मुख्य उपांग उदाहरण है समरूपता के, अवशेषी अंगों के, समजातता के, पूर्वजता के। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें से तीसरा वाला, समजातता के उदाहरण होते हैं। मुख्य उपांग, ये आप लेब्रम ले लीजिए, ये मुख्य उपांग होते हैं। 2 जोड़ी मैक्सिली होते हैं, ये भी मुख्य उपांग होते हैं। जो कीट होते हैं उनकी बात कही गई है। विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग पूछे गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है? शैवाल, फफूंदी, जीवाणु, ये सभी। तो इसमें देखिए, जो जीवाणु है ये भाग लेता है। और जीवाणु कौन सा? तो चूंकि बीटी ही लगा है तो बीटी से बी से हो जाएगा बैसिलस, बैसिलस, और टी से हो जाएगा थोरिनजिएंसिस, थोरिनजिएंसिस। तो ये जो जीवाणु है ये मृदा में पाया जाता है। तो ये जो जीवाणु है ये कहां पाया जाता है? मृदा में पाया जाता है, मृदा में। और अगर इसके डीएनए को देखा जाए तो इसके डीएनए में एक जीन समूह होता है। इसके प्लाज्मिड के डीएनए में एक जीन समूह होता है जिससे विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन निकलती है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन निकलती है। और ये जो प्रोटीन निकलती है जिस जीन से निकलती है, ये जो प्रोटीन एंडोटॉक्सिन निकलती है जिस जीन से निकलती है उस जीन को फसलों में डाल दिया गया, क्योंकि ये प्रोटीन कीटों को मारती थी, कीटों के लार्वा को मारती थी, इसलिए इसके जीन को फसलों में डाल दिया। अब फसलों में कीट नहीं लगते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया था बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है? तो जीवाणु भाग लेता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर तीसरा नंबर है विकल्पी वाला, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है? एमाइलेज, लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस, ये सभी जो डीएनए के खंड होते हैं वो लाइगेज के द्वारा जोड़े जाते हैं। जो 2 डीएनए खंड खुल जाते हैं उनको लाइगेज या डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज के द्वारा। फिर अगला है पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है एजी टांसले, इन्होंने पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, फिर 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है अति लघुत्तरी होता है और 1 नंबर का होता है। इसमें 5 प्रश्न होते हैं 2 नंबर वाले में, का, खा, गा, घा और अंगा। तो इसमें जो का वाला है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? ब्लीडर रोग। तो देखिए, जो हीमोफीलिया होती है, अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो जो फीलिया होती है इसमें क्या होता है कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर बहता ही रहता है, इसे ही हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया में क्या बताया कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर बहता ही रहता है, इसीलिए इसे ब्लीडर रोग कहा जाता है। ब्लीडर माने बहना, तो इसीलिए क्या कहते हैं? ब्लीडर रोग कहते हैं। और ये एक लिंग संलग्न रोग होता है, लिंग संलग्न रोग है। फिर अगला है पारक्रमण क्या होता है? पारक्रमण, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? पारक्रमण की आप परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी कोशिका में वायरस या फिर कोई और माध्यम, वायरस या अन्य माध्यम द्वारा बाहरी डीएनए प्रवेश करवाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को पारक्रमण कहा जाता है।
कोई भी कोशिका है, उस कोशिका में वायरस के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा जो बाहरी डीएनए होता है उसको प्रवेश करवाया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? पारक्रमण कहा जाता है। फिर अगला है जीनोम पर टिप्पणी लिखिए। जीनोम क्या है? तो इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं कि किसी जीव में सभी जीनों के समूह को जीनोम कहते हैं। समूह को जीनोम कहते हैं। जीनोम कहते हैं। किसी जीव में सभी जीनों के समूह को जीनोम कहा जाता है। अब अगर जीन पूल यहां पर पूछ लेता कि जीन पूल किसे कहा जाता है, तो जीन पूल की परिभाषा आप क्या लिखते? किसी जाति की एक आबादी के सभी जीवों के जो जीनोम होते हैं, सभी जीवों के जीनोम को जीन पूल कहा जाता है। किसी जाति की एक आबादी के सभी जीवों के जीनोम क्या कहलाते हैं? जीन पूल कहलाते हैं। लेकिन यहां पर जीनोम पूछा गया था, तो बताएंगे कि किसी जीव में सभी जीनों के समूह को ही जीनोम कहते हैं। फिर अगला है सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? जो सिरका बनाया जाता है तो उसमें किन जीवाणुओं का उपयोग करते हैं? तो आप बता सकते हैं इसमें एसिटोबैक्टर एसीटी नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? यानी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसकी आप परिभाषा बता सकते हैं कि जैविक कारकों और, या वह लिख दीजिए, जैविक कारकों व उनसे प्राप्त एंजाइमों, जैविक कारकों व उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैविक कारकों और उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ये 2-2 नंबर का होता है और इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं। तो अब इसमें पहला है एक संकर और द्विसंकर में विभेद कीजिए। देखिए, एक संकर में क्या है कि जब मेंडल ने एक लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया तो उसे एक संकर क्रॉस कहा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा। और जब मेंडल ने दो लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया था तो उसे द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा था। और एक संकर का अनुपात 3:1 था, जबकि जो द्विसंकर का फिनोटाइप अनुपात था वो 9:3:3:1 था, यानी 9:3:3:1 था। अब टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर बताना है। देखिए, जो डीएनए होता है हमारा, तो डीएनए में 2 रज्जुक होते हैं। एक तो आप मान सकते हैं कि 3' to 5' और दूसरा 5' to 3' एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर होता है। अब टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु इसमें कौन कौन होते हैं? तो देखिए, जो 3' to 5' है यह टेम्पलेट रज्जु होता है। 3' to 5' टेम्पलेट रज्जु कहलाता है। और जो 5' to 3' होता है इसे कोडिंग रज्जु कहा जाता है, कोडिंग रज्जु। फिर अगला है आधुनिक मानव पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है चित्र सहित, आप लोग जाकर के समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। फिर अगला है पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? पारजीवी जंतु किसे कहा जाता है? तो देखिए, जैसे कोई एक जीवधारी है और ये दूसरा जीवधारी है, तो इसके डीएनए को निकाला गया और किसी एक दूसरे डीएनए जीवधारी के डीएनए को निकाला गया, दोनों को जोड़ करके जो एक नया डीएनए बनाया गया, फिर ये जीव में डाला गया, तो अब एक नए तरीके का जीव बन जाएगा। उसी जंतु को, उसी जीव को पारजीवी जंतु कहा जाता है।
तो इसकी परिभाषा और उदाहरण सब कुछ हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। फिर अगला है जैव विविधता का महत्व समझाइए। तो देखिए इसका महत्व क्या है, तो पारिस्थितिक संतुलन बनाता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाने का कार्य करता है, एक तो ये महत्व हो गया। और दूसरा आप बता सकते हैं मानव कल्याण में मदद करता है, मानव कल्याण में मदद करता है। तीसरा आप बता सकते हैं उच्च उत्पादकता, उच्च उत्पादकता में मदद करता है। और आप बता सकते हैं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य की आनुवांशिक विविधता दर्शाता है। तो ये आप सब बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हम पढ़ाते चले गए और वीडियो बंद हो गया था, जल्दी से आपको फिर से बता देते हैं सभी। फिर अब लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो चौथा, पांचवा और जो छठा क्वेश्चन होता है ये लघु उत्तरीय प्रश्नों का होता है। और इसमें हर एक प्रश्न में चौथे में भी 4 खंड होते हैं, पांचवें में भी 4 खंड होते हैं, छठे में भी 4 खंड होते हैं और 3-3 नंबर के होते हैं सभी। तो चौथे का पहला था खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए। तो खाद्य जाल परिभाषा क्या होगी कि बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल बनाती हैं। कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे एक खाद्य श्रृंखला यहाँ पर है हरे पादप हैं, हरे पादप को टिड्डी खा रहा है, टिड्डी को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है। अब अगर इसी में और बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाएं, जैसे हरे पादप को खरगोश भी खाता है, बकरी भी खाती है, बकरी को शेर भी खाता है, तो इस तरह से जब कई सारे आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं, कहने का मतलब यह है कि इसमें जीवधारियों की जो भोजन प्राप्त करने की विकल्प होते हैं वो कई सारे विकल्प हो जाते हैं, तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न था चौथे का खा, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो मादा अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणुओं के बनने की क्रिया ही अंड जनन कहलाती है। जो मादा का अंडाशय होता है उसके जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं के बनने की क्रिया ही अंड जनन कहलाती है। अगर यहां पर शुक्र जनन पूछा जाता तो यहां पर कहते हैं कि नर के वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। चूंकि अंड जनन पूछा गया इसलिए यहां पर अंड जनन की परिभाषा बताई गई है। और अंड जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब अंड जनन का पूरा वीडियो, शुक्र जनन का पूरा वीडियो एक ही वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उसमें बहुत अच्छी तरीके से दोनों को समझाया हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, चित्र सहित आसान भाषा में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हैं या कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए खाद्यान्नों की प्रचुरता, चूंकि खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, इसलिए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। मृत्यु दर में निरंतर कमी, लोगों की मृत्यु दर में निरंतर कमी आती जा रही है जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। कम आयु में विवाह हो रहे हैं जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और गरीबी भी एक ऐसा कारण है जो जनसंख्या विस्फोट करती है, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं सोचते हैं कई सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कमाकर सब लाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, इसलिए गरीबी भी कारण होता है जनसंख्या विस्फोट का। फिर अगला है सामाजिक रीति रिवाज। समाज में लोग कहते हैं कि पुत्र जन्म ही हो क्योंकि वही आगे वंश चलाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो कई सारे कारण हैं जो जनसंख्या विस्फोट को जन्म देते हैं। फिर अगला है लिंग गुणसूत्र ट्राइसोमी पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको आप ट्राइसोमी कहा गया है लिंग गुणसूत्र विकार में। तो डाउन सिंड्रोम आप बता सकते हैं जिसमें जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक कोशिका होती है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और सभी गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, क्योंकि एक माता से आता है दूसरा पिता से, जोड़े में होते हैं। अब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अगर 3 गुणसूत्र हो गए हैं तो उसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसीलिए उसे मंगोलियाई जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। मंगोलियाई जड़ बुद्धिता भी कहते हैं या जड़ता भी कहा जाता है। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिए। बहुत ही आसान विधि से, बहुत ही सरल शब्दों में चित्रों के माध्यम से मैंने समझाया हुआ है। या फिर आप YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा मिलर का प्रयोग और आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंस एस्केप, आ जाएगा वीडियो, अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है एडेनोसिन डी एमिनेज की कमी पर
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एडीए की जो कमी है इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और अच्छी तरीके से समझाया भी हुआ है, आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं। फिर अगला है जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। तो जैविक खाद जो होती है जैविक पदार्थों से मिलती है, और जैविक पदार्थों में जैसे पेड़ पौधे हैं इनसे जो खाद मिलती है, जो जीव जंतु होते हैं उनसे जो खाद मिलती है, जैसे जो राइजोबियम जीवाणु है इससे जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो प्राप्त होती है, तो इससे जैविक खादें के स्रोत होते हैं, पदार्थ होते हैं। फिर अगला है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनका क्या कार्य है। ये 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से जो डीएनए होता है, डीएनए अनुक्रम को विशिष्ट स्थलों पर या विशिष्ट स्थानों से उनको कट किया जाता है, स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाया जाता है। इसके बारे में हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सरल विधि से समझाया, आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं। फिर अगला है जीन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है, गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता बीमारी का उपचार कीजिए। देखिए जीन चिकित्सा होती वास्तव में क्या है कि जैसे कोई मनुष्य है, इसका कोई एक जीन यहाँ पर खराब हो गया है जो कोई बीमारी पैदा कर रहा है, तो क्या करते हैं कि इस जीन को यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह पर दूसरे जीन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। और गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता या सीआईडी बीमारी का उपचार, इस पर ये पूरा फुल क्वेश्चन जो है इसका हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अगला है सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। तो साथ साथ जीना ही सहजीवन होता है, इसकी खोज डॉक्टर बेरी ने की थी। डॉक्टर बेरी ने, और सहजीवन का मतलब होता है जैसे इसमें, और सहजीवन के अंदर 3 चीजें आती हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया, सहोपकारिता, सहभोजता और आद्य सहकारिता। अब सहोपकारिता की अगर बात करें तो 2 कोई सहभागी होते हैं जो आवास के लिए, भोजन के लिए, हर चीज के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, इसे ही सहोपकारिता कहते हैं। ऐसे ही सहभोजता में 2 कोई सहभागी होते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना रह सकता है, ऐसे ही आद्य सहकारिता। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से इसको भी समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है घड़ियाल परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए घड़ियाल के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सन 1975 में क्रोकोडाइल प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया था। घड़ियाल जो परियोजना है, तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सन 1975 में क्रोकोडाइल प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया और इसे यूएनडीपी नाम से जाना जाता है, FAO। तो अब विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए विस्तृत उत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं क्लास 12 बायोलॉजी में 3 आते हैं प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर के, और तीनों में अथवा लगा रहता है। और 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन होता है। और इसमें जो 7 नंबर का क्वेश्चन है अथवा जैसे लगा है, तो आपको ये नहीं आता है तो ये कर सकते हैं, कोई एक करना होता है, चाहे आप अथवा वाला कर लीजिए चाहे मेन वाला कर लीजिए। इसी तरह से इसमें चाहे अथवा वाला कर लीजिए चाहे मेन वाला कर लीजिए। इस तरह से 9 नंबर में भी होता है, चाहे अथवा वाला कर लीजिए चाहे मेन कर लीजिए। तो देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अगला है पीढ़ियों का एकांतरण क्या है, एक आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र या जीवन इतिहास का रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से रेखा चित्रों के माध्यम से इसको चक्र में बनाया हुआ है, समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। फिर अगला है निम्नलिखित के सेवन से होने वाली हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इनसे बचने के उपाय बताइए। जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं और इससे बचने के उपाय क्या है। अल्कोहल यानी जो शराब का सेवन करते हैं उनके बारे में बताना है। ड्रग्स या नशीली दवाओं का जो लोग सेवन करते हैं उसके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं और उससे कैसे बचें। तंबाकू जो लोग सेवन करते हैं इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, उससे कैसे बचें, इस सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल ये तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जरूर इनमें से कोई ना कोई आएगा। फिर अथवा है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग के नाम, लक्षण, उपचार व बचाव के उपाय। तो देखिए विषाणु तो इंपॉर्टेंट है ही, भले इस तरह से क्वेश्चन ना आए, किसी एक रोग के बारे में पूछ ले कि उसके लक्षण, उपचार और बचाव के उपाय बताइए। फिलहाल यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए।
पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर ये नहीं आता है तो इसकी जगह पर पारिस्थितिक तंत्र आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड भी है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी से मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको सूचना भी प्राप्त हो जाए जैसे ही वीडियो आए। धन्यवाद।